Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do part 3 of Unit 2, Block 3 MPCE 012, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. I have already made 2 parts from this unit, and the link related to this unit you will get them in the description section. So kindly check the description section for the remaining parts. So this will be the last part of this unit. Let us start with the topic. The topic is the Hoffman-Kesanin concept formation test. So ये जो टेस्ट है इसको वाइगॉट्स्की टेस्ट भी कहते हैं, और इसका जो रिसेंट मॉडिफिकेशन हुआ है उसको हम MVCFT टेस्ट के नाम से जानते हैं, जो 1983 में वेंग ने किया था. इस टेस्ट का MVCFT का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड वाइगॉट्स्की कंसेप्ट फॉर्मेशन टेस्ट. सो ये रिप्रेजेंट करता है वो टास्क जो वाइगॉट्स्की टेस्ट से रिलेटेड है. जो हॉफमैन, अब यहाँ पे स्पेलिंग आप देखेंगे तो थोड़ी गड़बड़ है. ये हॉफमैन है, यहाँ पे एन यू लिखना था, एन डाल दिया गया है, तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी. डबल एन की जगह पे सिंगल एन है, सो ये थोड़ा सा गड़बड़ है स्पेलिंग में, उसका थोड़ा आप ध्यान रखना. हॉफमैन केसानेन जो है ये एक चैलेंजिंग प्रोसीजर माना गया है. क्यों? क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट को हम काम देते हैं सॉर्टिंग का, उसको बहुत तरह तरह से सॉर्ट करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन कलर, शेप, हाइट, ये सारी चीज़ें. कोई एक करेक्ट आंसर होगा जो भी वो सॉर्टिंग कर रहा है सब्जेक्ट अपना, और उस आंसर को किस तरह से सॉर्ट करना है ये इन्फॉर्मेशन उसको एग्जामिनर भी दे देता है. आगे जाके जब भी वो सॉर्ट कर लेगा या नहीं कर पाएगा, इन बोथ द केसेस एग्जामिनर उसको ये ज़रूर बताएगा कि करेक्ट सोल्यूशन क्या है. जो कंसेप्ट है वो डायरेक्टली देख के पता नहीं चलता. मतलब जब आप सब्जेक्ट को कोई सॉर्ट करने के लिए चीज़ देंगे, जो टास्क देंगे इसमें से इस टेस्ट में, सो वो डायरेक्टली देख के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सॉर्टिंग. इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को देखते हुए ही सॉर्टिंग हो सकती है. दैट इज़ वाई ये इतना ईजी नहीं पड़ेगा. सो ये जो टेस्ट है ये ओरिजिनल प्रोसीजर से थोड़ा सा मॉडिफाइड है, और इसमें 22 डिफरेंट ब्लॉक्स आएंगे, जिसमें ब्लॉक्स में कलर, साइज, शेप, हाइट, इन सब का डिफरेंस होगा. सो जो फर्स्ट पार्ट होगा जिसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग चेक की जाएगी. तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, जो एग्जामिनर है वो टारगेट ब्लॉक को सिलेक्ट करेगा और पार्टिसिपेंट को बोलेगा कि इस टारगेट ब्लॉक से कनेक्ट करके आइडेंटिफाई करें बाकी के ब्लॉक्स जो इससे बिलोंग करेंगे. सो जो पार्टिसिपेंट है वो वैसा ही टास्क करेगा जैसे उसको बोला है कि सिलेक्ट करना है टास्क, और पार्टिसिपेंट को आंसर भी एग्जामिनर बता देगा, चाहे वो राइट कर रहा चाहे रॉन्ग, जैसे मैंने बताया. सो जब उसको एक बारी पार्टिसिपेंट को ये पता चल गया क्यूज़ में, और उसको क्यूज़ कब दिया जाएगा, जब वो इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया जाए करेगा, कोई भी गलत तरीके के स्टेप्स करेगा, तो उसको हम उसको थोड़े थोड़े हिंट्स भी देते रहेंगे कैसे करना है करके. सो ये प्रोसीजर वो तब तक रिपीट करेगा जब 4 सेट ऑफ ब्लॉक्स तक वो पहुंच नहीं जाता है. जो सक्सेसफुल अगर सोल्यूशन उसको मिल जाता है कि क्या इसको करने के लिए क्या हाइट और क्या विड्थ की ज़रूरत है ब्लॉक्स की, सो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा पार्टिसिपेंट. और ये एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही रूल फाइंड आउट कर सकता है कि इन ब्लॉक्स को किस तरह से अरेंज करना है. हर एक जो भी सेट जो है जब वो कंप्लीट कर लेगा, और उसको रूल भी पता ही चल जाएगा, क्योंकि वो उसने जब एक दो बार किया है, उसने सॉर्टिंग किया, उसको आइडिया लग गया कि किस रूल को फॉलो करके आंसर मिलता है. सो अब एग्जामिनर का नेक्स्ट स्टेप होगा उससे पूछना कि क्या सॉर्टिंग रूल उसने यूज़ किया है. जब वो सॉर्टिंग रूल ठीक से बता देगा, उसके अटेम्प्ट्स भी सही होने लगेंगे, तो फिर नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ेंगे इस टेस्ट में. स्कोर्स जो हैं वो बेस्ड होंगे कितने उसने एरर्स किए हैं इस टेस्ट में. फिर एग्जामिनर पार्टिसिपेंट को ये बोलेगा कि अब ये वो जो ब्लॉक्स रखे हैं उनको रिक्लासीफाई करो, और जितने तरह तरह से रूल्स अप्लाई करके आप कर सकते हो वो करो. तो इसमें क्या पता चलेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग. कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या था, रूल एक था एंड बहुत सारे ब्लॉक्स थे जिनको तरह तरह से जमाना था. इसमें डिफरेंट रूल्स होंगे और ब्लॉक्स को जमाना होगा. सो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को चेक करेगा. जब कोई भी हर एक क्लासिफिकेशन जब वो करेगा,
तो एग्जामिनर रैंडमली वो ब्लॉक्स को मिक्स करता जाएगा और न्यू वे से ग्रुप करने के लिए बोलता जाएगा। जब पार्टिसिपेंट एग्जॉस्ट हो जाए, समझ लो वो करता जा रहा है, उसके बाद वो ख़त्म हो गया, अब उसके पास ना रूल बचा, ना उस पर एनर्जी बची, ना वो सोच पा रहा है, क्लासिफिकेशन का कुछ उसके पास बचा नहीं, तो टोटल जो जितने भी उसने लॉजिकल प्रिंसिपल्स लगाए थे उन सबको हम ऐड कर देंगे। सो जो टेस्ट है उसमें कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड कंसेप्ट आइडेंटिफिकेशन एलिमेंट को चेक किया जा रहा है। सो ये इस टेस्ट में किया था। कमिंग टू 20 क्वेश्चन टास्क। 20 क्वेश्चन टास्क जो ये टॉपिक है, इसमें हम आपने पहले भी कोई इस तरह का गेम खेला हुआ है, 20 क्वेश्चंस पार्लर गेम। इसमें क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो जितने वो कम क्वेश्चन पूछेगा और जितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लेगा कि करेक्ट आंसर क्या है, और जो पूछने वाला है वो सिर्फ येस और नो में बताएगा कि जो उसने पूछा है वो येस है कि नो है। सो आपको याद होगा इस तरह के हम क्वेश्चन करते हैं कि सपोज आपको कोई ऑब्जेक्ट को पहचानना है और मैं पूछ रही हूँ और आपको जवाब देना है आंसर का। सो मैंने अब आपको ये बोला है कि वो एक ऑब्जेक्ट है। अब आप पूछोगे कि ऑब्जेक्ट में सामान रखते हैं या वो खाली रहती है। सो मैं येस और नो में बताऊंगी। सामान रखते हैं अगर आप पूछते हैं तो मैं बोलूँगी येस। फिर आप पूछेंगे कि कोई ग्रॉसरी का सामान रखते हैं कि जो अपना स्टडीज़ वाला आइटम का होता है उसको उसको रखते हैं। सो आप इसमें से कोई एक को चूज़ करेंगे। क्या हम ग्रॉसरी का सामान रखते हैं उसमें मैं येस बोलूँगी या नो नो बोलूँगी, इस तरह से। सो आप ही क्वेश्चन इनिशिएट करेंगे और आप ही को ही सही आंसर निकालना है। मेरा पूछने वाले का सिर्फ काम ये होगा कि वो येस और नो में जवाब दे। इसको इस तरह के जो गेम है उसको बोलते हैं 20 क्वेश्चंस पार्लर गेम। 20 क्वेश्चंस नाम इसलिए क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चंस तक ही आप पूछ सकते हैं। नाउ ये जो ऊपर अपना टॉपिक है 20 क्वेश्चंस टास्क, इसमें एक करेक्ट आंसर है और जो सब्जेक्ट है वो ही सेल्फ इनिशिएट करता है सॉर्टिंग स्ट्रेटेजी को आंसर तक पहुंचने के लिए। सो इन्होंने यही बताया कि इसका प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही है जैसा 20 क्वेश्चन पार्लर गेम है जो अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया उस तरह का। जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि पॉसिबिलिटीज़ को नैरो करते जाना है और सही आंसर तक पहुंच जाना है। दूसरा वे एक और है जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ जनरलाइजेशन को देखा जा रहा है। मतलब बहुत सारी स्टिमुली दी जाएंगी और उसका जो सेम ही रेस्पॉन्स होगा। सो स्टिमुलस जनरलाइजेशन टर्म दिया गया है इस चीज़ को। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं लेकिन आप उसको एक ही ग्रुप में रखते जा रहे हैं। जैसे कि टेबल अगर बोलेंगे तो टेबल की शेप साइज़ अलग हो सकती है, कलर अलग हो सकता है, लेकिन टेबल होती तो टेबल ही है ना। तो इसी तरह से तो ये क्या हो गया, ये स्पेसिफिक जनरलाइजेशन का एक एग्जाम्पल हो गया कि टेबल बोलने से चाहे वो किसी भी कलर की है लेकिन आपके दिमाग में एक इमेज आ जाती है। तो आपने एक स्टिमुलस जनरलाइजेशन कर लिया। अब चाहे वो कलर अलग हो सकता है, उसकी डिज़ाइन अलग हो सकती है। सो इन्होंने इसी तरह से इसको क्लासिफिकेशन का एक एग्जांपल दिया है कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो जिनमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होंगी लेकिन वो एक ही कैटेगरी में क्लासीफाई हो जाती है। इक्विवेलेंस रेंज प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कलर सॉर्टिंग टेस्ट में, आपने देखा होगा। उसमें हमने एक ह्यू और एक ब्राइटनेस, दो चीज़ों की बात की थी। उसमें 3 आइटम्स लिए थे, प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था। लेफ्ट वाला और सेंटर वाला एंड राइट वाला एंड सेंटर वाला, इफ़ यू रिमेंबर। सो उसमें हमने इक्विवेलेंस रेंज को कैसे आइडेंटिफाई किया था कि से कॉमन, इसमें इन्होंने इक्विवेलेंस रेंज का एक एग्जांपल देके बताया कि सपोज कॉमन ह्यू में ब्राइटनेस अलग अलग हो सकती है। मतलब एक ही कलर एक ही शेड है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत ब्राइटनेस में फ़र्क है। सो आप लेकिन उसको सेम ह्यू में डाल डाल रहे हैं। तो ये कॉमन इक्विवेलेंस रेंज का एक एग्जांपल हो गया कि होगा ये सेम ह्यू बट उसकी ब्राइटनेस में अलग होगा। सो इक्विवेलेंस रेंज प्रॉब्लम्स में हम यही देख रहे हैं कि इंडिविजुअल का टॉलरेंस कितना है कि वो वेरिएबिलिटी जो है स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स में उनको सेम कैटेगरी में डाल पा रहा है कि नहीं। मतलब कितनी रेंज तक वो एक्सटेंड कर पा रहा है अपनी टॉलरेंस को वेरिएबिलिटी में, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो जनरलाइजेशन प्रोसीजर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं रिसर्च इन्वेस्टिगेशंस में जनरली। अब इन्होंने एक और स्टडी के बारे में बात की है जो ओल्सन, गोल्डस्टीन, नोरिंगर एंड शेले ने किया था। जो टास्क था वो ये था कि एक ज्योमेट्रिक फिगर है जिसका हाफ जो है वो
परमुटेशन ऑफ सर्कल से बना है और बाकी का जो हाफ है वो परमुटेशन ऑफ डायमंड फिगर से बना हुआ है। सो आप सोचो एक फिगर जिसमें आधा पोर्शन सर्कल है और आधा पोर्शन डायमंड फिगर का है। अब हमें हम परमुटेशन की हेल्प से परमुटेशंस रिड्यूस कर रहे हैं फिगर में, सो दैट जो कॉमन शेप है उसकी उसकी विड्थ चेंज कर दी या कुछ ऐसा चेंज कर दिया। अब जो शेप बनी है वो ना तो वो डायमंड है ना सर्कल है, बट आप अब उसकी जो शेप नई बन गई उसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? आप सर्कल वाले में रखोगे या डायमंड के रखोगे या दोनों में से किसी में भी नहीं रखोगे? सो इन्होंने यही टास्क दिया है कि एक फिगर है जिसके दो, एक पार्ट सर्कल है एक पार्ट डायमंड है, और उसमें अगर हम कुछ चेंज कर दें विड्थ विड्थ में तो वो क्या बन जाती है। अब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको क्या बोलेगा, उसको सर्कल में डालेगा या डायमंड में डालेगा या किसी में भी नहीं डालेगा। फिर इसी का मॉडिफाइड वर्जन जो है वो कलर सॉर्टिंग टेस्ट में भी हमने देखने के लिए मिला है। और इसमें इन्होंने एग्जाम ये भी बताया है कि जो ब्रेन डैमेज के इंडिविजुअल होते हैं उनका नैरो हो जाता है इक्विवेलेंस रेंज। सो नैरो होने की वजह से वो बहुत सारे चीज़ों को एक कैटेगरी में नहीं डाल पाते हैं। ऐसे ही कलर सॉर्टिंग सॉर्टिंग एंड विजुअल फॉर्म्स टास्क जो होते हैं उसमें भी ये चीज़ देखी गई है कि उनकी नैरो हो जाती है ऑब्जर्वेशन, जो वो ढंग से नहीं कर पाते। बेसिकली हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और तरह तरह के पेशेंट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये टेस्ट क्या होते हैं ये थोड़ा सा ओवरव्यू बताया गया है सो दैट इनको हम कैसे ब्रेन डैमेज वाले पेशेंट्स या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज से जूझ रहे पेशेंट्स के ऊपर हम कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से हम उनके चेकिंग कर सकते हैं, उसके बेसिस पे ये टेस्ट हमें समझाए गए हैं। सो दैट इज़ वाई थोड़ा सा इसको आप सेल्फ रीडिंग भी करिएगा। सो अब इन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ बताई है, एब्स्ट्रैक्शन जो है कॉमन प्रॉपर्टी, ये ब्रेन डैमेज वाले जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो नैरो हो जाता है, फोकस पे भी नैरो हो जाता है, और स्पेसिफिक जो कॉन्क्रीट और स्टिमुलस प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें भी ये नैरो हो जाता है, लिमिट हो जाता है, ये उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाते जितना बाकी के नॉर्मल माइंड के लोग कर पाते हैं। फिर इन्होंने एस्पेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के बारे में बात की है, जिसको हम एटीट्यूड टुवर्ड द पॉसिबल इस क्लॉज से बताया जा रहा है इसमें। सो इस इन्होंने बताया कि ये जो एटीट्यूड टुवर्ड द पॉसिबल फ्रेज है, इसमें इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का एक एस्पेक्ट चेक करने की कोशिश की है। इन्होंने ये बोला है कि इसमें सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होगी किसी ऑब्जेक्ट की, वो कैसे पता लगाया जाए, उसको यूज़ किया गया है। तो इसके लिए जो टेस्ट हम यूज़ करते हैं वो है ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, कोर्स ब्लॉक, जो एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट बिहेवियर को चेक करता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के भी तरह तरह के फॉर्म्स होते हैं, जैसे लॉजिकल इन्फेरेंस है जिसको हम सॉल्व करते हैं, वो वाली प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने कुछ क्वेश्चनिंग करके बताया है कि हम लॉजिकल इन्फेरेंस कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वे आउट। आप अगर किसी जंगल में गुम गए हैं तो किस तरह से आप बाहर निकलेंगे उस जंगल से। व्हेन शॉपिंग व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ कंप्लीटिंग एरेंड्स इन मिनिमल टाइम। इतना सारा अगर शॉपिंग का सामान है लाना है, सो आप मिनिमल टाइम में कैसे करेंगे। तो ये सारे लॉजिकल इन्फेरेंस से निकाले जा सकते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वही इस सेक्शन में आता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिकल इन्फेरेंस। सो ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट मॉडल्स अवेलेबल हैं जो जिसमें हम सर्चिंग स्ट्रेटजीज टेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल एरेंड टेस्ट हो गया, एक 20 क्वेश्चंस गेम टास्क हो गया, फिर एक स्ट्रेटजी टास्क हो गया। टावर ऑफ हनोई और लंदन प्रॉब्लम जो है ये भी इसी तरह का है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग लगती है। सो जो ये टावर ऑफ हनोई है, उसमें एक पज़ल है जिसमें पैग्स रखे हैं एंड उसमें रिंग्स डली हुई हैं, और इसमें काम ये है कि हमें वन एट अ टाइम एक ही रिंग हम उठा सकते हैं और उसको इस तरह से अरेंज करना है जैसा हमसे डिमांड किया गया है अरेंज करने का। सो एंड फ्यूएस्ट पॉसिबल मूव के साथ करना है।
तो ये ज़्यादातर जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह के टावर ऑफ हनोई वगैरह इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैंने भी किया है कंप्यूटर्स। सो आई नो कि ये इस तरह के होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला टॉपिक पे इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो जितने मूव और जितना टाइम में हमने किया है वो हमारे स्कोर को कैलकुलेट करता है। मल्टीपल एरेंस टेस्ट एंड द मॉडिफाइड 6 एलिमेंट्स टेस्ट, ये दो ऐसे टेस्ट हैं जो बिहेवियरल असेसमेंट से उठाए गए हैं। और बिहेवियरल असेसमेंट किसका? डिस एग्जीक्यूटिव सिंड्रोम टेस्ट्स। ये वाला जो टेस्ट है उसके बिहेवियरल असेसमेंट का जो पार्ट है उसमें से ये दो टेस्ट हैं जो यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, और ये इस तरह के प्रोसीजर्स पे अप्लाई किए जा सकते हैं। जो पार्टिसिपेंट है जिसको हम ये टास्क देते हैं वो उसके स्कोर जो है उसकी एफिशिएंसी और कितना वो सक्सेसफुली इसको अटेम्प्ट करता है उस पे उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। इन्होंने एक एग्जांपल भी बताया कि मॉडिफाइड 6 एलिमेंट्स जो है ये इसके सब टेस्ट होते हैं। उसमें जो सब्जेक्ट है वो इस बेसिस पे रेट किया जाता है कि उसने तीनों असाइंड टास्क जो है उसको किस तरह से उस टाइम अपना डिवाइड करके किया है सॉल्व। नाउ कमिंग टू रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी एंड लिमिटेशंस। अब ये जितने भी हमने टेस्ट देखे हैं एब्स्ट्रैक्शन के एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के, इन टेस्ट की कितनी एप्लीकेबिलिटी है, क्या हम सब पे अप्लाई कर पा रहे हैं, या इस ये कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं, वो सब हम इस टॉपिक में समझेंगे। सो ये वाले जो एब्स्ट्रैक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के टेस्ट हैं वो कॉमनली हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट जो बच्चों और एडल्ट्स का करते हैं वहीं पे यूज़ होता है। जो सीवियरली इम्पेयर्ड है या डिसऑर्गेनाइज्ड पेशेंट्स है जो कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करते इस तरह के प्रोसीजर में, उनके ऊपर ये करना मुश्किल काम है। दूसरे एक्सट्रीम पे अगर हम देखें, क्योंकि ये टेस्ट जो हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं जो ब्रेन डैमेज पेशेंट्स को ही एसेस करते हैं कि उनका क्या ब्रेन कितना डैमेज्ड है, कितना वो एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशंस में वर्क कर पाता है, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए ये टेस्ट होते हैं। सो इनमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती और ये इतना डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता कि एक नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग पर्सन को ये अपीलिंग लगे। तो ये नॉर्मल जो ब्रेन फंक्शनिंग के लोग हैं उनके लिए ये टेस्ट नहीं बने होते हैं, ये बड़े इजी टेस्ट होते हैं जनरली। सो ये ध्यान रखना है। ये जो टेस्ट हैं बहुत यूज़फुल होते हैं वैसे लेवल ऑफ एबिलिटी को नॉर्मल रेंज में असेस करने के लिए। एंड इनका बहुत सारा रीटेस्टिंग भी करके हम चेक कर सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसमें एक और चीज़ जो डर की बात ये होती है कि लर्नेड जो बिहेवियर होता है इंसान का, कि अगर उसको बार बार कोई टेस्ट दिया जाए तो वो जल्दी से सीख जाता है क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको कुछ आंसर्स तो ऐसे ही पता चल जाते हैं। बट जो ब्रेन डैमेज वाले हैं वो उनके केस में ऐसा नहीं होगा। नाउ इन्होंने नेक्स्ट टॉपिक पे बात की है क्रॉस कल्चरल कंसिडरेशंस एंड एकोमोडेशंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। तो उसके लिए ये किस तरह का है, दूसरे कल्चर के लोगों के लिए किस तरह का है, क्या ये हम दूसरे कल्चर के लोगों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये कल्चर फेयर होते हैं। कल्चर फेयर मतलब किसी कल्चर को मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं या कल्चर की तरफ पॉइंटेड नहीं होते हैं ये। एंड ये अगर लैंग्वेज के ऊपर भी ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं। सो अगर किसी को कोई नॉलेज नहीं है लैंग्वेज की तो भी एग्जामिनर उसकी हेल्प कर सकता है करने के लिए। सो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स होते हैं ज़्यादातर, जो स्टिमुली यूज़ होती है वो ज्योमेट्रिक शेप्स की होती हैं जो जिसको कोई भी कर सकता है उससे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज। तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है। जो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं अगर इंग्लिश में लिखा है जैसे कि मैंने बताया कि दूसरा कोई हेल्प कर ही देगा। सोशियो कल्चरल लिमिटेशन भी नहीं है इसमें कोई। और एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो अब डिपेंड करता है कि डिसेबिलिटी किस लेवल की है उसके उस पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज कल्चरली तो ये डिफरेंट कल्चर के लोग आराम से ये यूज़ कर सकते हैं। ना इन्होंने इंडिविजुअली भी डिसेबिलिटी के बारे में बात की है कि जैसे कि जो टेस्ट है वो ऐसे इंडिविजुअल जिनमें विजन का प्रॉब्लम है, हियरिंग का प्रॉब्लम है या मोटर एबिलिटीज़ का प्रॉब्लम है, उन पे भी हम एडहॉक एकोमोडेशंस के थ्रू कर सकते हैं। एडहॉक एकोमोडेशंस मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं जिससे वो ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। दो मेजर इश्यूज इसके बारे में जो आए हैं वो क्या क्या है? टेस्टिंग ऑफ पेशेंट्स विद सीवियर सेंसरी और मोटर हैंडीकैप्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज एंड ऑफ पेशेंट्स हु आर नॉट एम्बुलेटरी। सो
उनके साथ कैसा किया जाए। सो कहीं फॉर्मल वर्जन्स जो हैं ऐसे कोई अभी तक आए नहीं हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। बस एड हॉक टेम्परेरी कुछ और टेक्निक, इनडायरेक्ट टेक्निक्स यूज़ करके हम ये टेस्ट करा सकते हैं। सो कैटेगरी टेस्ट हो गया या विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट हो गया, ये इनके लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड है या जिनको स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, उनके लिए ये वाले टेस्ट नहीं है, क्योंकि कोई नॉर्मल कोई ऐसा वर्जन बनाया ही नहीं है अभी तक। बट ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए जैसे बेड साइड पे रख दिया, या इनको दूसरे तरीके से कंप्यूटर पे भी अगर अप्लाई किया जा सकता है ये टेस्ट, तो कंप्यूटर के थ्रू करवा लिया। सीवियरली विजुअली इम्पेयर्ड जो पेशेंट्स हैं उनको फिर ऑडिटरी मोडालिटी टेस्ट्स के थ्रू करवाया जा सकता है। जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, प्रोवर्ब हो गए, एनालॉजीज टेस्ट हो गया, ये यूज़ किए जा सकते हैं उनके लिए। फिर टैक्टाइल परसेप्शन, ये एक और है जो यूज़फुल स्ट्रेटजी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। हॉलस्टेड टेक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट जो है, ये भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं उन इंडिविजुअल्स को जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, या या उनको अच्छी असेसमेंट भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस में करवा सकते हैं। जिनको प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, या उनको हम स्पोकन इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, है ना, या विजुअली कोई चीज़ दिखा सकते हैं, क्योंकि हियरिंग जिनका लॉस है उनको तो देखने में थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, तो उनको आप दिखा के करा सकते हो। जिनको देखने में प्रॉब्लम है उनको आप बोल के करवा सकते हो, या किसी और टेक्निक से उनको दूसरे कोई टेस्ट करा सकते हो जिसमें आई साइट का काम नहीं होता है। सो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ की जा सकती हैं इनको कराने के लिए। नाउ लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि वो पेशेंट्स जिनकी इम्पेयर्ड मोबिलिटी है वो लैपटॉप कंप्यूटर पे कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं इसको करने के लिए, और जो इनकी कैपेबिलिटी है वो हम चेक कर सकते हैं बेड साइड में टेस्टिंग करके, या पेशेंट्स के घर पे ले जाके इनको करा सकते हैं। जैसे हेड स्टिक, वॉइस एक्टिवेशन, रोबोटिक्स, ये वाले इनकी एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं, सो दैट ये मेथड्स हम ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको फिजिकल हैंडीकैप है उनकी हेल्प कर सके करने के लिए। जो इल हैं उनको भी हम लैब तक ना ले जाके उनके घर तक लेके आ सकते हैं टेस्ट कराने के लिए। सो ये वाले टेस्ट इस तरह से किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 2 ऑफ ब्लॉक 3 MPCE 012। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा और थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, बट आई विल सजेस्ट आप एक बार सेल्फ रीडिंग ज़रूर करें। विदाउट सेल्फ रीडिंग इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप बहुत कम समझ पाएंगे इसको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बाय बाय।